गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ जी, पहले मॉड्यूल डिस्कस कर लें या पहले वो मैं आपको कल वाले बता दूं, इंटीग्रेशन वाले। चलो पहले इंटीग्रल्स कर लेते हैं बच्चों। हाँ भाई, अब कुछ कम हुई डिस्टर्बेंस? हम्म। देखो, जो सबसे पहले हम डिस्क से स्टार्ट करते हैं। तो डिस्क में आप क्या करोगे, उसको आप पतली पतली रिंग्स में ब्रेक कर लोगे। तो अगर हम एक्स रेडियस पे कोई रिंग लें ऑफ थिकनेस dx, उस रिंग का मास हो गया मास पर यूनिट एरिया इनटू ये जो पतली सी स्ट्रिप बनेगी, ऐसे एक स्ट्रिप बनेगी वो जो पतली सी, राइट, जिसकी लेंथ हो गई 2πx, थिकनेस हो गई dx। तो अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आएगा? इंडिविजुअल सारी रिंग्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम। अच्छा, मैंने ना ऑलमोस्ट देख लिए, मतलब सारे क्वेश्चंस आईआईटी के कर लिए ट्राई। मतलब जिस जिस चैप्टर में मैंने आपको जो जो बोला था ना कि हाँ भाई ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सब पे बेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है। और अब
अब सेकंड पेपर में क्या इशू है, अब आप देखो, ये आई एम वेरी श्योर ये आप लोगों के साथ भी होता है किसी ना किसी एक्सटेंट पे। मैं ना कल रात से वो पेपर 2 लेके बैठा हूँ। मैंने रात को स्टार्ट किया था वो कोई 11:30 बजे। तो मैं रात को 11:30 से 2 तक करता रहा। फिर मैंने आज सुबह मतलब 10 बजे से फिर यही करना शुरू किया, 10 से 12:30। मतलब ऐसा नहीं कि सारी ड्यूरेशन में, वो कुछ टाइम पे कुछ और करता रहा। इस सारी ड्यूरेशन में मतलब मैंने 2 क्वेश्चंस पे मतलब नियरली 2-2 घंटे ईच लगा दिए होंगे, इस फीलिंग से कि यार ये कैसे हो सकता है कि क्वेश्चन ना हो, है ना, कि भाई मेरे से तो क्वेश्चन होएगा ही। एंड ईगो इशू, यस। और मतलब मैंने अभी चेक नहीं किया है, बट जितना मुझे समझ आया है वो पक्का वो क्वेश्चन में गलती है, वो कैंसिल हो जाएंगे, देखना आप। तो मतलब मैं अभी करूंगा डिस्कस कोई 1-2 टीचर से, और तो ये हो जाता है हमेशा। तो बच्चों, आईआईटी के पेपर में ना मतलब सही सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अब मतलब आप सोचो, चलो लेट्स टॉक अबाउट इट। एरर्स में किसी को याद है मैंने सबसे इंपॉर्टेंट किस टाइप के क्वेश्चन को बोला था? यस, डिफरेंशिएशन, है ना, वो फ्रैक्शनल एरर वाले जो क्वेश्चन थे जिसमें डिफरेंशिएशन थी। उसमें भी कोई आपको याद है कोई क्वेश्चन ही जो हमने किया हो या हमारे टेस्ट में आया हो जो मैंने कहा था कि भाई हाँ ये इंपॉर्टेंट है? 2 थे, अगर आपको याद हो। एक था, अरे किसने तो क्वेश्चन नंबर ही बता दिया। एक था रेजिस्टेंस वाला, है ना, और एक था वो ई की पावर वाला। तो उनमें से एक आया हुआ है, ठीक है, मतलब नॉट विद सेम वैल्यूज या सेम फॉर्म नहीं, मतलब उसमें कुछ थोड़ा सा चेंज करके बिल्कुल वही चीज आई हुई है। एग्जैक्टली वही करना था और कुछ नहीं। वो इजी नहीं, उसको बहुत टफ मानते हैं। जैसे वो जो आपको याद होगा वो जो हमने किया नहीं था पैरेलल रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन, उसको तो बहुत टफ माना जाता है। तो अब वो आया हुआ था, ठीक है। फिर आ, याद करो, हाँ डिफरेंशिएशन थी, बट एक्चुअल टेस्ट में वही नहीं होती, प्रेशर में। फिर याद करो काइनेमेटिक्स 1 में मैंने आपको क्या बोला था सबसे इंपॉर्टेंट? काइनेमेटिक्स 1D 2D मिक्स, मतलब काइनेमेटिक्स में मैंने आपको क्या बोला था कैसे क्वेश्चन आते हैं? एक तो ग्राफ बोला था, और किस टाइप के क्वेश्चन बोले थे मैंने? मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन होते थे वो, और स्पेसिफिक अगर हम बात करें? एक तो एवरेज वाले हो गए, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस थे? याद है जिसमें पाथ दिया होता है, कोई इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू समथिंग, उससे निकालना है,
कुछ रिलेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा में। पैराबोलिक पाथ वाला हमने पर्टिकुलरली क्वेश्चन ही किया था, याद है? एग्जैक्टली वो आया हुआ है टेस्ट में, आईआईटी में। ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है कि आ, मतलब कि बिल्कुल करा कराया क्वेश्चन आ जाए, ठीक है? मतलब बहुत रेयर होता है, मतलब आईआईटी के पेपर में, ठीक है? बट प्रॉब्लम क्या होती है, अब देखो जैसे ही मैंने ये बताया, आपका रिएक्शन भी ये है कि फिर टफ क्यों कह रहे हैं, फिर तो पेपर बहुत आसान हो गया। प्रॉब्लम सारी ये होती है कि मान लो 3 इजी आए हैं और 3 टफ आए हैं। अब आपकी सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन क्या है? अगर तो आपने पहले चुन के वो 3 आसान वाले कर लिए, फिर तो वो जो अगले 3 टफ हैं भी, वो आपको तंग नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने वो 3 तो किए हैं ना, बाकी 3 नहीं हुए तो चल जाएगा। प्रॉब्लम आती है कि जब आपने पहले 3 टफ पे टाइम लगा दिया, फिर वो आसान वाले नहीं होते, ठीक है ना? होता क्या है कि अगर आपने, आपको ये लगता है कि उससे टाइम वेस्ट हो जाएगा सिलेक्ट करने से, बट मतलब एक मेन बात बच्चों ये समझो कि यू शुड ऑलवेज डू दोस क्वेश्चंस, दिस इज ओनली फॉर जेई एडवांस्ड। आपको चुन के पहले पेपर में वो क्वेश्चंस ढूंढने चाहिए जो पढ़ते सार पता चल रहा है कि भाई कैसे करना है उसको, ठीक है? फिर बाकियों पे टाइम वेस्ट करो। मतलब जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये होती है कि आपने शुरुआत टफ से कर दी, ठीक है? फिर वो टफ से आपने क्या किया, जब उन पे टाइम लग गया, वो शायद हुए शायद नहीं हुए, आपकी एक परसेप्शन क्रिएट हो जाती है पेपर को लेके, ठीक है? अब जब वो परसेप्शन क्रिएट हो जाती है, फिर उस चक्कर में जो आगे वाले भी होते हैं ना, वो आपसे होंगे नहीं, मतलब प्रेशर क्रिएट हो जाता है, फिर वो हुआ बन जाता है, तो आपके आगे वाले भी गलत ही होंगे। तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप ये बताओ कि क्या क्वेश्चन देख के पता चल जाता है कि उस क्वेश्चन में क्या करना है? ऑब्वियसली हमेशा नहीं चलेगा पता, 50% ऑफ द टाइम्स पता चल जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बोला, हम जब बात कर रहे थे, तो ये क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल गया ना कि हाँ यार ये तो पता है कैसे करना है क्वेश्चन, इस टाइप का तो हमने किया हुआ है। तो पहले हमेशा वो क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100% सही हो जाओगे, बट अगर आप उसमें 60% 70% भी सही हो जाते हो, तो भी वो बहुत सही है। यस, एग्जैक्टली। पहले सारा पेपर देखो, ठीक है? एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि सारा पेपर देखो, मतलब आपने क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू किया, अटेम्प्ट वो करो जो आपको दिखा, मतलब तीसरा चौथा पांचवा, जो ऐसा क्वेश्चन आपको दिखा कि यार हाँ ये तो बिल्कुल आसान है, ये तो होने वाला है, ठीक है? आपको लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, बट ट्रस्ट मी, आपका ज्यादा फायदा होगा, ठीक है? एंड करके तो देखो, अभी तो टाइम है जब आप वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, इसके बाद कब करोगे फिर, है ना? अभी तो आपके शुरू हुई है जस्ट एडवांस के टेस्ट, तो इसीलिए मैं आपको अभी ज्यादा कह रहा हूँ कि अब आप ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। एंड मतलब अगर आपने ये एक चीज सीख ली ना, बस आपने जेई के पेपर को क्रैक करना सीख लिया। हाँ, मुझे एक
तो अभी ना आप में से कुछ लोगों ने ये भी कहा कि सर वो तो मतलब जब चैप्टर फ्रेश किया होता है तो याद रहता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस थे, बाद में नहीं याद रहता, तो ये तो करना ही पड़ेगा। मतलब दिस यू कैन नॉट अफोर्ड कि हम कहें कि हमें ख्याल ही नहीं था कि उसमें कैसा आता है। तो खैर मैं आपको ये आईआईटी वाला एक्चुअल पेपर तो नहीं दिखाऊंगा अभी, बट यस, चैप्टर नहीं लिखा होता बट स्टिल ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको एकदम देखते सार पता चल जाता है कि यार ये तो ऐसे होना है, जिसमें कोई डाउट ही क्रिएट नहीं होता। ठीक है, इसीलिए आपके एडवांस के भी जो टेस्ट्स होते हैं, आप देखो कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चैप्टर वाइज होते हैं, कुछ तो टेस्ट चैप्टर मिक्स होते ही है ना उसमें भी। तो मतलब ये तो अब आना ही चाहिए। मतलब अगर हम वो नहीं करेंगे कि मान लो हमें उस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं या क्वेश्चंस हैं वो नहीं आएंगे, फिर तो इट्स अ प्रॉब्लम, फिर नहीं काम बनेगा। मैं आपको करेंगे हम वो सेशन है ना, उसमें बताऊंगा क्या करना है। हाँ, तो ये बच्चों क्या बन गया, ये रिंग है रेडियस एक्स की, ये इसका मास लिख दिया हमने इनटू आर स्क्वायर। तो एक्स की इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू आर, इससे निकल आएगा। नेक्स्ट आता है बच्चों होलोस्फीयर। इसको ध्यान से देखना, इसमें हम किस तरीके का एलिमेंट लेते हैं। तो हमें अब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आ गया। तो हाँ जी, तो देखो कैसे करना है बच्चों, यहाँ पे आपने यहाँ पे एंगल थीटा पे जैसे हम आर्क एलिमेंट लेते हैं है ना, आपने एक तो मान लो हमने एक छोटा सा पोर्शन लिया आर डी थीटा, एंड इमेजिन करो उस पूरे की हमने इस तरह से एक रिंग ले ली। तो मतलब बेसिकली ये जो रिंग बन रही है, ये रिंग बच्चों कितनी चौड़ाई की बन रही है, कितनी थिकनेस की बन रही है? आर डी थीटा, राइट। इस रिंग का रेडियस क्या हो गया? आर कॉस थीटा, राइट। तो अब इस रिंग का मास क्या हो गया बच्चों? एक तो ये समझो कि अब जो मास है वो एक पूरी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो अब हमारी रिंग का मास होगा मास पर यूनिट एरिया। अब मास कितने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? 4 पाई आर स्क्वायर पे।
अब हमारी रिंग का सरफेस एरिया कितना हो गया, देखो अब रिंग की सरकमफ्रेंस क्या हो गया, हाँ जी। बताओ बच्चों, रिंग की कैसे लिखेंगे हम, रिंग का सरफेस एरिया 2 पाई r cos थीटा इंटू उसकी थिकनेस r d थीटा। समझ आया बच्चों, देखो ये एक इस तरीके की रिंग है। इमेजिन करो इस रिंग को खोल दिया पूरा, तो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन गई लंबी सी। इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की लेंथ क्या हुई, 2 पाई r cos थीटा, और उसकी थिकनेस क्या हुई, r d थीटा। देखो ये ध्यान से, या कोई कंफ्यूजन है? करण, हम्म, तो ये आ गया इसका मास, और इसका रेडियस क्या है, r cos थीटा। तो अब आई कैसे लिखेंगे, ये r² कट गया बच्चों, इधर से 2 रह गया, m/2 cos थीटा d थीटा, m r² लिखना है राइट, तो ये बन गया r² cos² थीटा। इसकी इंटीग्रेशन बताओ, थीटा की लिमिट्स क्या होंगी सारे स्फीयर को कवर करने के लिए? This will be minus pi/2 to pi/2। ये बन गया m/2 r² इंटू इंटीग्रल ऑफ cos³ थीटा d थीटा। अब यहाँ पे ये इंटीग्रेशन भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है बच्चों। तो अब ये इंटीग्रेशन के लिए बच्चों हम क्या करते हैं,
इसको हम लिख देते हैं एज कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने अलग लिख दिया, उसको लिख दिया एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस थीटा डी थीटा। वैसे एक्चुअली हाँ उससे कर लो, इस मेथड की जगह वो मेथड बेटर है, कॉस क्यूब थीटा, ये हमने तब किया भी था। यू कैन राइट इट एज 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा बाय 4। दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, उसमें सब्स्टिट्यूशन लगेगी, वो मतलब हो सकता है अभी ना आती उतने अच्छे से, है ना। तो इसको बच्चों कंप्लीट कर लो, उससे निकल आएगा। थीटा देखो कैसे लें कि हम सारी रिंग्स कवर हो जाए नीचे से लेके ऊपर तक। अब बच्चों जब हम सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं, सॉलिड स्फीयर के दो मेथड्स हो सकते हैं। एक मेथड है कि आप उसको ऐसे डिस्क्स में ब्रेक कर दो। ये डिस्क बन गई ऑफ थिकनेस dy, इसका रेडियस हो गया रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इस डिस्क का मास क्या बना देखो, अब मास पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। m ओवर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू, अब इस डिस्क का वॉल्यूम क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर, डिस्क का रेडियस क्या हुआ, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो ये तो हुआ इस डिस्क का मास इंटू रेडियस स्क्वायर बाय 2। तो इस क्वांटिटी का क्यूब अपॉन 2, और यहाँ y की लिमिट्स क्या हो गई, -r to r। ऐसे ही बनेगा बच्चों देखो।
ये बताओ, मैंने डिस्क के केस में जो थिकनेस ली है वो तो dy ले ली, जो ऊपर लिया था यहाँ पे जो थिकनेस ली थी वो आर डी थीटा ली थी, ऐसा क्यों? मतलब उधर मैंने साइड वाली ली है थिकनेस, यहाँ बीच वाली ली है। मतलब इसी फिगर में अगर हम समझें, ये वाली थिकनेस क्यों नहीं ली जो मैंने ब्लू की हुई है? रिंग के केस में तो ब्लू वाली थिकनेस ली थी, डिस्क के केस में dy क्यों ली है? सी आप समझो, जब आप हॉलो रिंग की बात कर रहे हो, हॉलो स्फीयर की बात कर रहे हो, सॉरी, तो जो सारे का सारा मास है वो तो सरफेस पे ही है, तो इसलिए हमने सरफेस वाली थिकनेस को इन्वॉल्व किया। वेयर एज जब हम सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं तब तो सारे का सारा मास अंदर है, मतलब जो एरर आएगा वो बिल्कुल लास्ट पे जाके आएगा, कि भाई लास्ट में हमने कह देंगे कि यार ये ब्लू वाली लेनी थी लेकिन उसकी जगह हमने सिंपल ब्लैक वाली ले ली, ठीक है ना? वो तो बिल्कुल लास्ट के एलिमेंट पे जाके फर्क पड़ेगा, बाकी अंदर वाला तो सारा सेम यही बनना चाहिए। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है ना? तो इसलिए डिस्क के लिए हमने अंदर वाली थिकनेस ली, हॉलो स्फीयर के लिए सरफेस वाली थिकनेस ली। एक बार मुझे सोच लो और बताओ मुझे समझ आई कि नहीं बात? ओके, अब इसका दूसरा तरीका क्या था? कि हम इसको बहुत सारे हॉलो स्फीयर्स के अंदर ही ब्रेक कर लें। ये बच्चों ऑफ कोर्स थिकनेस सेम है हर जगह, है ना? ये रेडियस आर, थिकनेस डी आर। तो अब एक हॉलो स्फीयर का मास कितना हो गया? m/4/3 पाई आर क्यूब। अब हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम कैसे लिखोगे? इमेजिन करो उसको आपने फ्लैट कर दिया, तो
उसका एरिया क्या बना 4 पाई r² और उसकी थिकनेस क्या बनी dr। ठीक है जी। तो ये बन गया उसका मास, उसका रेडियस r है। तो हॉलोस्फीयर का क्या था 2/3। इसको इंटीग्रेट कर दो 0 to r। तो इससे निकल आएगा। तो दोनों ही मेथड्स आपको आने चाहिए बच्चों। आज आपने घर पे, और ये बच्चों सारे रिजल्ट्स आपको याद भी होने चाहिए। ये एक्सिस है कोन की, मास m, रेडियस r, हाइट h। इसका लगा निकालना। दोनों केसेस के लिए निकालना। एक केस में हॉलो, एक केस में सॉलिड। इसका सेंटर ऑफ मास भी निकालना। वर्टेक्स से cm का डिस्टेंस निकाल। ठीक है जी। ओके, चलो एक बार वो डिस्कशन कर लेते हैं। सबने किया है काम? चलो मैं 3 नहीं करूंगा आज डिस्कस। हाँ जी, सी पार्ट। एक बच्चों वो डेफिनेशन लिखवानी है मैंने आपको, रेडियस ऑफ गायरेशन आया होगा जैसे 7th क्वेश्चन में दिख रहा है मुझे। ये मैं लिखवा दूंगा। हाँ बस ये मैं बता दूंगा डेफिनेशन, फिर हो जाएगा, कुछ नहीं है। और बताओ। तो ये तो अगर सॉलिड स्फीयर का पता है तो ये हो ही जाएगा।
पहले वॉल्यूम कंजर्वेशन करो, उससे रेडियस निकल आएगा, फिर उससे निकाल लो। तो बच्चों आपको ये बात समझ आती है कि एक हॉलो डिस्क, मतलब एक रिंग और एक हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा उनकी एक्सिस के अबाउट, है ना? सिमिलरली एक डिस्क और सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। राइट। हाँ जी, कोई है इसमें एक्सरसाइज 0 में, सी में? ये एक बार वो रेडियस ऑफ गायरेशन कर लें, फिर हो जाएगा फोर्थ। हाँ भाई, एक्सरसाइज 1 सी पार्ट। फोर्टीन्थ क्वेश्चन। अच्छा, 14th अभी नहीं होगा। 14th में अभी वो थ्योरम पढ़नी है हमें, वो यूज होएगी। और कोई? हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में टेम्परेचर का रोल इसलिए आ रहा है कि वो टेम्परेचर से बॉडी एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, तो उस कारण से रेडियस चेंज हो जाएगा पार्टिकल का। 10th का आंसर आ रहा है बच्चों एग्जैक्ट? ठीक है। ओके, चलो फिर तो बस हो ही गए, है ना? बस एक वो रह गया। एक्सरसाइज 3 मैं मतलब अगली क्लास में करूंगा। तो बच्चों रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? दिस इज नथिंग बट रूट ऑफ आई बाय एम। मतलब एक तरह से अगर आपको ये के पता है तो आई सीधा एम के स्क्वायर से निकल आएगा, मतलब एक तरह से इफेक्टिव रेडियस हो गया। ठीक है।
मतलब गायरेशन इज नथिंग बट रोटेशन। मतलब हम एक तरह से ये कह रहे हैं कि इफेक्टिवली सारे पार्टिकल्स का क्या रेडियस है, कितने रेडियस में घूम रहे हैं वो, राइट। हमारे को इसका कोई यूज नहीं है, मतलब हमारे को तो क्या है, हमें तो आई अपने नॉर्मल मेथड से निकालना पड़ेगा, उससे के निकलेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, क्या बन गया उसके लिए, के। r/√2, है ना। कोई भी बॉडी हो, मतलब के गिवन है तो आप एम के स्क्वायर कर दोगे तो उससे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा आपके पास। क्लियर टू ऑल। तो मतलब कोई डायरेक्ट वे नहीं है आपके लिए, अगर के पूछा गया तो आपको आई निकालना पड़ेगा, पहले आई से ही आप के निकाल सकते हो। ओके, तो बच्चों बताओ, एक एग्जांपल करो, मान लो एक रिंग है, मास एम रेडियस आर, उसका इस एक्सिस के अबाउट आई कितना हुआ। मतलब दिस इज एन एक्सिस पासिंग थ्रू डायमीटर। तो कैसे निकला ये, हम फिर से एक और एक्सिस बना देंगे, लेट्स कॉल इट I1, मान लो ये I2 हमें निकालना है, तो हमें ये दिख रहा है क्लियरली कि बाय सिमेट्री I1 इज इक्वल टू I2, एंड I1 प्लस I2 क्या है, mr²। सिमिलरली बच्चों अगर हम डिस्क का निकालेंगे तो उसका mr²/4 बन जाएगा, राइट। स्फीयर के केस में क्या होगा, वो तो सेम ही रहेगा, बाय स्फीयर में हाफ क्यों नहीं हो रहा। सिमेट्री है, उससे हम कह सकते हैं कि सेम रहेगा, बट फिर हाफ क्यों नहीं हो रहा जैसे रिंग और डिस्क में हुआ है।
तो स्फीयर 3D में है, राइट? 3D के ऊपर तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लग ही नहीं सकती। Okay. So next we talk about parallel access theorem. तो जो मान लो ये कोई बॉडी है, मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है about an axis passing through CM and perpendicular to the body. ठीक है, यहां मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि बॉडी प्लेनर होनी चाहिए। मतलब मैं एक्सेस मान रहा हूं कि जो हमारा पेपर है उसके परपेंडिकुलर एक्सेस, मतलब इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन जो एक्सेस है। ठीक है, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढना चाहता हूं अबाउट सम अदर एक्सिस passing through point P और जो कि पहले वाली एक्सिस के पैरेलल है, तो वो भी आउट ऑफ प्लेन ही जा रही है। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है d। ठीक है जी। तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका होगा क्या कि हमने इसको बहुत सारे मासेस में ब्रेक किया होगा, m1 m2 m3 सो ऑन, और और हर मास का उसके रेडियस का स्क्वायर कर दिया, राइट? तो अगर मैं cm के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूं, then I will be interested in this distance. Let's call this r1c. ठीक है, अगर मैं p के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूं, then I will be interested in this distance r1p. करेक्ट? मतलब सीधी बात है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट c जो होगा that will be summation of mi ric square. जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट p होगा that will be summation mi rip square. So try to find a relationship between these two moment of inertias. IC और IP में बताओ क्या रिलेशनशिप होगा? आराम से सोच के करो, कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिल्कुल ऑब्वियस नहीं है कि कोई एक लाइन में आ जाएगा। ट्राई करो।
और जो सोचो कैसे इन्वॉल्व करोगे? मतलब एक RIC है, एक RIP है, एक डिस्टेंस D है, जिसका लग रहा है कि कुछ ना कुछ यूज होगा तभी दिया हुआ है।
फास्ट आपने ड्राइव किया है? ठीक है, गुड। सिद्धार्थ गलत है। गुड निष्ठा।
देखो तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसको वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ये जो तीन क्वांटिटीज हैं, क्योंकि वेक्टर्स में रिलेशन लिखना और आसान हो जाएगा। किसी भी तरीके से बना दो डायरेक्शन, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि जैसे मैंने बनाई है वैसे ही बनानी है, बस। तो जिस तरह मैंने बनाई है उसके हिसाब से इन तीनों क्वांटिटीज में क्या रिलेशन हो गया बच्चों? ट्रायंगल लॉ से। सो वी गेट, अगर आप ध्यान से देखो, इसको आई में ही कर देते हैं कन्वर्ट। तो वेक्टर फॉर्म में आर आई सी इज इक्वल टू डी वेक्टर प्लस आर आई पी वेक्टर, राइट? तो ये ऐसे बन गया। दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज, देखो लिख सकते हैं ऐसे ना, डी आर कॉस थीटा को डी डॉट आर। अब देखो, नाउ लेट्स मल्टीप्लाई बाय एम आई ऑन बोथ साइड्स। So what do I get? Summation
तो एक मिनट देखना, मैंने कोई साइन की गड़बड़ की है क्या कहीं? एक साइन की कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। थीटा आउट ऑफ ट्राइंगल है तो क्या हो गया, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा मैं, वो तो अपने आप डॉट प्रोडक्ट में एडजस्ट हो गया। अच्छा ठीक है, कोई चक्कर नहीं। ठीक है ठीक है। तो जब इसको मैं लिख सकता हूँ एज मैं बच्चों ये आर आई पी वेक्टर को लिख रहा हूँ एज आर आई सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर। यस, अगर मैं पहले ही आर आई पी को दूसरी साइड कर देता तो आसान हो जाता काम, बट एनीवेज आंसर तो दोनों तरीके से ही आएगा। तो अब ये बन गया समेशन ये वो जो डी डॉट डी जो है वो डी स्क्वायर ही बन गया है ना। तो ये बन गया माइनस समेशन एम आई डी स्क्वायर प्लस समेशन एम आई आर आई पी स्क्वायर प्लस, अब मुझे देखो इस टर्म में मैं क्या कर सकता हूँ, डी को समेशन के बाहर ले आओ, तो डी डॉट
समेशन MI/RIC। ये टर्म क्या है बच्चों? व्हाट इज समेशन MI/RIC? ये पहले भी आई थी टर्म। सी तो सेंटर ऑफ मास है ना, तो ये टर्म तो 0 होती है। याद है कि हम सेंटर ऑफ मास से ही सेंटर ऑफ मास की पोजीशन लिखना चाह रहे हैं। तो अब आपके पास क्या बन गया? लेफ्ट हैंड साइड क्या है? IC। फर्स्ट टर्म बच्चों क्या है? समेशन MI क्या है? M नहीं है। और अगली टर्म क्या है? IP। So you get IP equal to IC plus MD square. ठीक है जी। तो इसमें कंडीशन क्या है कि बेसिकली जो एक्सिस पासिंग थ्रू P है और एक्सिस पासिंग थ्रू C है, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। बस इतनी कंडीशन है। तो बच्चों ये बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि इससे क्या हुआ कि अगर अब हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो फिर हम किसी भी और एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। राइट। तो बच्चों यहां से एक और बात क्लियर हो गई कि I जो है वो मिनिमम होगा अबाउट सेंटर ऑफ मास। राइट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट सबसे कम होएगा हमेशा। तो आप किसी भी तरीके से ले लो वेक्टर्स, आंसर यही आएगा आपका। तो बच्चों सबसे पहले तो सबसे सिंपल वाला केस, एक रॉड है, मास M, लेंथ L। अगर हम वेरीफाई करें सेंटर वाली एक्सिस के अबाउट कितना था? स्क्वायर बाय 12। तो बाय आर न्यू थ्योरम ये कितना होना चाहिए अब? ML स्क्वायर बाय 12 प्लस ML स्क्वायर बाय 4। राइट। तो ये वही आ गया, ML स्क्वायर बाय 3।
ओके, ये बच्चों 3 रॉड्स हैं फॉर्मिंग एन एच एज शोन। इस रॉड का मास है m1, लेंथ 2l। ये बच्चों मैंने 3 एक्सेस दिखाई हुई हैं, 1 2 3, तीनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। तो ऑफ कोर्स बच्चों अब जो क्वेश्चंस होंगे उनमें मिक्स्ड यूज होगा। ये आपको सोचना है कि कैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इन सबको अप्लाई कर। यूनिफॉर्म रॉड्स हैं, ठीक है। थ्री समझ गए ना, एक्सिस आउट ऑफ प्लेन है। एक 4 भी ले लो। तो बच्चों एक ये ट्राई करना है, एक मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये से डिस्क में से एक छोटी डिस्क निकाली हुई है। हाँ, सरफेसेस टच कर रही हैं। छोटी डिस्क का डायमीटर इज इक्वल टू बड़ी डिस्क का रेडियस, ठीक है। तो फाइंड आईसीएम।
ठीक है जी। इसके अलावा बच्चों आपने होमवर्क में एक्सरसाइज डी खत्म कर लेनी है, 0 1 की। हाँ, परपेंडिकुलर टू प्लेन, यस। ए की एक्सरसाइज सी। ठीक है। एम इस फिगर का मास है। ठीक है, डिस्क निकालने के बाद जो बचा हुआ है, इस अरेंजमेंट का मास एम है। हाँ मतलब जिसने नहीं किया उसके लिए कि पार्ट सी कंप्लीट कर लेना 3A का। बच्चों इसमें एक और बना लो एच में एक्सेस। ठीक है। चलो राइट बच्चों, ओके।